वेलकम प्यारे बच्चों। हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर बच्चे। आ जाइए सारे के सारे लाइव जल्दी से अपने सेशन को शुरू करते हैं। और केमिस्ट्री की आज दूसरी क्लास हमारी बच्चे होगी, इस साइंस वाले सेगमेंट की क्लास नंबर 11 हमारी होगी, जिसके अंदर 9 क्लास के अंदर फिजिक्स के एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस किए थे बच्चे। आज 11वीं क्लास और केमिस्ट्री के एमसीक्यू की दूसरी क्लास आप सभी के सामने है। तो क्लास को जल्दी से बच्चे ज्वाइन कीजिए और शुरू करते हैं। आज पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे इस सेगमेंट के अंदर। 2 क्लासें हमारी पीरियोडिक टेबल से रेलिवेंट क्वेश्चंस के ऊपर ही होंगी बच्चे। दीपशिका जी जय हिंद। आ जाइए बच्चे सारे के सारे, शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी जिसको हमारे द्वारा बोला जाएगा, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात हम करेंगे बच्चे। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल, ये जो चैप्टर हमारा रहेगा सर, इसके क्वेश्चंस करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमारे द्वारा क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे एटम यानी परमाणु वाले चैप्टर के। तो जितने बच्चे अवेलेबल हैं वो सेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे हमारे द्वारा बढ़ाया जा सके। वैसे तो बच्चे अभी 2 या 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, जो नवरात्रों के आखिरी के कुछ दिनों के अंदर गरबा का जो प्रोग्राम होता है, आई नो कि मैक्सिमम बच्चे वहां पर इंगेज होंगे। और आज के दिन तो स्पेशली जैसा मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे आपके इंगेज हैं, लेकिन जितने बच्चे अवेलेबल हैं वो आज आ जाइए। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे, सर आज की क्लास को रहने दीजिए, नहीं आ पाएंगे क्योंकि सर 3 दिन अभी प्रोग्राम चलेगा। लेकिन बच्चे क्लास अपनी चलती रहेगी, जब आपको समय लगेगा तब देख लीजिएगा। तो क्लास के सेगमेंट के अंदर आ जाइए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग नोबल गैस हैज हाईएस्ट मोलर मास। देखिए बच्चे, 4 आपके सामने गैसें दी गई हैं और हो सकता है कि जब एग्जाम में आप सभी के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो गैस की बजाय कोई सॉलिड या कोई ठोस वस्तु को भी दे दिया जाए। तो आपने ध्यान रखना, अगर गैस पूछा है तो आंसर में गैस में से ही कोई ना कोई आपको चूज करना है। सबसे ज्यादा मोलर मास, आप मोलर को छोड़ दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, जहां भी ये टर्म बच्चे आपकी आ जाती है, जहां भी आपके सामने ये मोलर शब्द आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 1 मोल की बात वो आपके सामने करता है। 1 मोल की बच्चे आपके सामने बात करता है कि 1 मोल, और 1 मोल से मीनिंग आप समझते हो 6.022 इंटू में 10⁻23। कोई भी गैस हो, कोई ठोस हो, सॉलिड हो, कोई आपके पास में लिक्विड हो, उसके इतने पार्टिकल्स का मास, इतने पार्टिकल्स का बच्चे, इतने कणों का मास जब भी आपको बोलेगा तो आप समझ जाना उसको मोलर मास हमारे द्वारा कहा जाता है। तो यहां आपसे पूछा सबसे ज्यादा मोलर मास किसका होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास वैसे ज्यादा होता है नॉर्मली, उसी का मोलर मास भी बच्चे ज्यादा होगा। तो 4 ऑप्शन में से बच्चे, 4 ऑप्शन जो आप सभी के सामने दिए गए हैं, इसमें से मोलर मास सबसे ज्यादा। देखिए सारी की सारी इनर्ट गैस हैं और इनर्ट गैस की शुरुआत होती है हीलियम से। हीलियम के बाद ज्यादा मास होता है नियोन का, उसके बाद ज्यादा मास होता है आर्गन का, उसके बाद होता है क्रिप्टॉन का, उसके बाद बच्चे जेनॉन का, और सबसे ज्यादा जो मास होता है वो रेडॉन का होता है। अब अगर ज्यादा मास वाली रेडॉन देखें तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर ऑप्शन में दूसरा क्या है बच्चे, जेनॉन। तो आंसर भी आपका जेनॉन आ जाएगा। आंसर भी बिल्कुल दीपशिका जी आपका सही है, जेनॉन आंसर बच्चे इसका होगा। आ जाइए सर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बिना समय हमारा व्यर्थ किए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। और दूसरा क्वेश्चन है, ऑफ द नॉन एलिमेंट्स in the periodic table only dash are gases under normal atmospheric conditions। बच्चे आपसे पूछा है कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो सामान्य तापमान है इस टेम्परेचर पे जिसमें हम रहते हैं, और नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होता है हमारे द्वारा उसको 25 डिग्री सेल्सियस हमारे द्वारा कंसिडर किया जाता है। रूम के टेम्परेचर को बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस हमारे द्वारा माना जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे आपसे पूछा है कितने एलिमेंट गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। हेलो भाई प्रशांत, नेक्स्ट लेवल क्लास, वेलकम है भाई, स्वागत है आपका क्लास के अंदर। 25 डिग्री सेल्सियस पे बच्चे हमारे पास में कितनी गैसें हैं, देखो भाई काउंट कर लेते हैं। आप सभी जानते हो सर, एक तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में इनर्ट गैस, सारी की सारी गैस हैं सर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और इसके बाद रेडॉन। ये सारी की सारी गैसें हैं। इसके अलावा बच्चे फ्लोरीन और क्लोरीन भी आप सभी के सामने गैस होंगी। इसके अलावा सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बच्चे ये भी आपके पास गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं। यहां तक कितने हो गए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
11 हो गए बच्चे, यही आपका सही आंसर होगा। आपके पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के अंदर बच्चे जितने भी एलिमेंट्स आप सभी के सामने होते हैं, जितने भी तत्व आपके पास होते हैं, 118 एलिमेंट हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से बच्चे 118 तत्वों में से ये गैसें होती हैं कितनी? 11 सर। 11 गैसेज होती हैं और उन सभी के नाम आप सभी के सामने मैंने लिखे हुए हैं। और आज के बाद आप सभी को भी आपके मस्तिष्क के अंदर ये बात सेट होनी चाहिए सर। ठीक है सर, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है सर? इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय। देखिए बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ने से जो हमें सेंस महसूस हो रही है, सेंस कुछ और ही निकल रही है, तो आंसर आप उस सेंस के अकॉर्डिंग नहीं दीजिएगा। मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या समझना है। बच्चे, एक तो जिक्र किया इसने हेलोजेंस का, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये बच्चे आपके सामने जो हेलोजेंस दिए गए हैं, हमारी आवर्त सारणी के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणात्मक, यानी जो इलेक्ट्रॉन को लेने की सबसे ज्यादा शक्ति रखते हैं। और एल्कली मेटल ऐसे होते हैं बच्चे जो आपके पीरियोडिक टेबल की पहली ही लाइन के अंदर होते हैं। देखो, ये है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के बाद बच्चे फिर पीरियोडिक टेबल को आप पहले ग्रुप के अंदर आ जाओ। पहले ग्रुप में एल्कली मेटल्स होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये हमारे पास एल्कली हैं। अब 17 के बाद कौन सा आएगा बच्चे? 18 नंबर। 18 के बाद फिर से पहला आ जाता है। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप ही तो होते हैं। 17 के बाद 18, 18 के बाद फिर से पहला, तो 17 और 1 के बीच में 18 नंबर ग्रुप आएगा बच्चे। 18 नंबर ग्रुप के अंदर कौन होता है? आप सभी जानते हो सर, उसके अंदर होती है नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें बच्चे उसके अंदर आपकी पाई जाती हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी वाला होगा, नोबल गैसेज या उत्कृष्ट गैसें बच्चे आंसर होगा हमारे पास। ठीक है सर, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जितना मैं आपको समझा रहा हूं, जो चीजें लिखी हुई हैं ग्रुप के अंदर, जो आपका द नेक्स्ट लेवल रिसर्च सेंटर नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप के ऊपर बच्चे आपको ये सारे आंसर्स सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। जैसे कल वाली सीट मैंने आपकी डाली थी, सॉल्यूशन के साथ ही डाली थी, आज वाली सीट भी उसी प्रकार से मैं सॉल्यूशन के साथ ही आपको भेजूंगा बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है सर? चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। क्वेश्चन में आपको कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एल्कली अर्थ मेटल। 4 ऑप्शन बच्चे आपको दे रखे हैं और बोला है अल्कली अर्थ मेटल बताइए इनमें से कौन सा है। देखो भाई, हमारी आवर्त सारणी के अंदर जो पहला ग्रुप होता है, उस पहले ग्रुप के अंदर कौन होते हैं? अल्कली होते हैं, जिसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं। दूसरा ग्रुप जो है बच्चे, उसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, और इसके अंदर आपके पास में कौन कौन शामिल होते हैं बच्चे? बोर आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम, ये एलिमेंट होते हैं। तो आपसे पूछा अल्कली अर्थ मेटल कौन सा नहीं है इनमें से, देख लो इनमें से कौन सा आपको दिख रहा है। इनमें से नहीं है, नहीं पूछा, ये पूछा कौन सा अल्कली अर्थ मेटल है। तो बच्चे मैग्नीशियम ये रहा, बिल्कुल शुरू में ही आपको आंसर दिखाई दे गया। तो पहला ही ऑप्शन आपके पास में सही आ जाएगा बच्चे, पहला ही ऑप्शन आप सभी के सामने जो है क्लियर हो जाएगा। आ जाइए भाई, 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। 5th क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने क्या कह रहा है? 5वें क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। एज पर न्यूलैंड ऑक्टेव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रॉपर्टी एज सोडियम। एक न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक थे बच्चे, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी और अपनी जो आवर्त सारणी इन्होंने बनाई थी, उस आवर्त सारणी के अंदर एलिमेंटों को ऑक्टेव लॉ के अकॉर्डिंग रखा था, अष्टक सिद्धांत के अनुसार रखा था। अष्टक सिद्धांत का मतलब इन्होंने एलिमेंटों को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से रख दिया, और फिर इन्होंने बताया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे इन्होंने जो एलिमेंटों को रखा था बच्चे, वो कैसे रखा था? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, कैल्शियम। यहां तक इसकी पीरियोडिक टेबल ठीक ठाक चली थी, कैल्शियम तक।
ऐसे इन्होंने एलिमेंटों को रखा था और कहा था हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी लिथियम की प्रॉपर्टी होंगी सोडियम के जैसी। अब सोडियम के बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां ये आएगा तो सोडियम की किसके जैसी होंगी? पोटेशियम की, यानी पोटेशियम की सोडियम की जैसी होंगी। यहां पूछा बच्चे आपने सोडियम की प्रॉपर्टी किसके जैसी होंगी? इनमें से चारों में से सोडियम की प्रॉपर्टी या सोडियम के जैसी किसकी प्रॉपर्टी है बच्चे? पोटेशियम की। बिल्कुल दीपशिका, सही आंसर तुम्हारा सी आंसर हमारे पास हो जाएगा सर, पोटेशियम। ठीक है भाई, अब आ जाइए 5वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है बच्चे। 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा जा रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5वां ही था। छठे के अंदर आ जाइए बच्चे। छठा क्वेश्चन आप सभी को क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल सिंबल ऑफ क्यूरियम। क्यूरियम का रासायनिक जो नाम आप जैसे लिखते हो, जैसे सोडियम के नाम का Na लिखते हो बच्चे आप, पोटेशियम के नाम का K लिखते हो, वैसे ही बताइए क्यूरियम के नाम का क्या लिखेंगे सर? देखिए Cr ये तो सर हमारा नाम होता है क्रोमियम के लिए, और Cm आपका क्यूरियम, यस Cm बच्चे ये क्यूरियम के लिए होता है, और Cu आपने सुना ही है सर सभी बच्चों ने, ये कॉपर के लिए होता है बच्चे। ठीक है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको दे तो ध्यान रखना ऑप्शन के अंदर जितने भी नाम दिए जाते हैं वो जरूरी नहीं होता है कि सारे किसी न किसी के नाम होंगे। तो आप अपने क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है उसके ऊपर बच्चे कंसंट्रेट करेंगे, ना कि फालतू का समय आप व्यर्थ करेंगे। 7वें क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन। आयरन से ज्यादा एटॉमिक नंबर बच्चे किसका है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो देखिए एटॉमिक नंबर जो आपको याद करने होते हैं ना बच्चे, एटॉमिक नंबर आपको पहले 30 एलिमेंट के तो डायरेक्टली रट्टा मार के रखना है। पहले 30 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर बच्चे आपको डायरेक्टली रट्टा मार के याद रखने हैं, और उसके अलावा जिन एलिमेंट का केमिस्ट्री पढ़ते टाइम बार बार जिक्र आता है उनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, 5-10 वो हो जाएंगे। या फिर करंट अफेयर में आपके, हालांकि करंट के अंदर किसी एलिमेंट का अगर जिक्र किसी मैगजीन के अंदर चल रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर बच्चे आपको याद होता है। ये चीजें आपको एग्जाम के आसपास में ही देखनी होती हैं। तो अभी हमारे पास पूछा इन्होंने आयरन से ज्यादा, आयरन का कितना होता है बच्चे? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 आयरन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे। सचिन बिलोहा जी, राम राम भाई सचिन, 26 होता है। मैंगनीज का बच्चे कितना होता है? 24। कोबाल्ट का कितना होता है बच्चे? कोबाल्ट का आपका आयरन के बाद ही होता है 27। और कैल्शियम का बच्चे 20। और क्रोमियम आपके सामने लिखा हुआ है, नहीं इसका थोड़ा अलग होता है, यस बिल्कुल, मैंगनीज का 25 होता है शायद। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का 24 होता है बच्चे, इसका 25 होता है मैंगनीज का। ठीक है, अब आप देख लीजिए आयरन का है 26 से ज्यादा किसका है? कोबाल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे आपका? बी वाला। ठीक है, बिल्कुल बी वाला आएगा बच्चे। कोबाल्ट आयरन से जस्ट अगला ही एलिमेंट होता है, तो आयरन से ज्यादा वाला आपसे पूछा था। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है बच्चे? 8वें क्वेश्चन में बोला गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। बिल्कुल मैंगनीज का 25 होगा दीपशिका। अब क्वेश्चन के अंदर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस पूछा है कि भी इन चारों में से कौन सा सही है। पहले आप अपना डिसाइड कर लीजिए। हर बच्चा जानता है सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। तो सर या तो ये आपका आंसर होएगा, या फिर ये होएगा, या फिर ये, क्योंकि फ्लोरीन की ज्यादा यहीं पर बताई गई है। अब फ्लोरीन से पीछे वाला एलिमेंट बच्चे, फ्लोरीन से जस्ट पीछे वाला एलिमेंट कौन होता है? ऑक्सीजन। उससे पीछे वाला एलिमेंट कौन होता है बच्चे? नाइट्रोजन। तो सर इनकी तो सीक्वेंस में होती है।
आप इतना जानते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 9 होता है बच्चे। जब भी पीरियोडिक टेबल में आप बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की तरफ चलोगे ना, जब भी बच्चे पीरियोडिक टेबल के अंदर आप एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एक ही लाइन के अंदर, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती चलती है। अब बच्चे फ्लोरीन सबसे ज्यादा, अच्छा इधर चलोगे तो बढ़ेगी, वापिस चलोगे तो घटेगी। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की हो गई, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। तो सर इतना तो क्लियर हो गया हमें, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। अब देख लीजिए अगर किसी के अंदर ये सीक्वेंस कहां पे, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये रहा बच्चे, ये सीक्वेंस जहां भी हो वही आप फॉलो कर दोगे। फास्फोरस जो होता है बच्चे, फास्फोरस तो इस लाइन में होता ही नहीं, इससे नीचे वाली लाइन में होता है। जब नीचे वाली लाइन की तरफ चलोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी और भी कम होती चलेगी, कम होती चलेगी। तो सी वाला आंसर आपका सही होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब भी पीरियोडिक टेबल में आप इधर चलोगे ना बच्चे तो बढ़ती चलेगी, जब भी पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे तो बढ़ती चलेगी, और ऊपर से नीचे वाली लाइन में चलोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी घटती चलेगी बच्चे। ये सीक्वेंस याद रखना। तो फास्फोरस नीचे पड़ता है तो कम होगी, इधर बढ़ते जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बाकी कंसेप्ट के अंदर आप बेहतरीन तरीके से सीख के आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए बच्चे, क्या कह रहा है आपको, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियोडिक टेबल। आज की हमारी आवर्त सारणी में 18 ग्रुप हैं बच्चे और 7 आवर्त हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन सेकंड ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड। दूसरे वर्ग के अंदर और चौथे आवर्त में कोई एलिमेंट रखा है, उसका एटॉमिक नंबर बताओ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करना है, देखिए बच्चे, पीरियोडिक टेबल के अंदर आप सभी जानते हो सामान्यतः जो आपकी आवर्त सारणी होती है, जो पीरियोडिक टेबल आपके पास होती है सर, एक रफली अगर मैं आप सभी को आइडिया दूं, एक रफली अगर बच्चे मैं आप सभी को आइडिया दूं, ऐसी आपको पीरियोडिक टेबल अपनी देखने को मिलती है सर। इसके अंदर ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इन वर्टिकल लाइंस को बच्चे हमारे द्वारा ग्रुप्स कहा जाता है। ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं बच्चे, इनको ग्रुप कहा जाता है, इनको वर्ग कहते हैं बच्चे। और ये जो आपके पास में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये जो बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बच्चे आपके पास में होती हैं, इनको आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। पहले पीरियड के अंदर बच्चे 1 और 2 एलिमेंट रखे जाते हैं, दूसरे में 2 और 6 8 रखे जाते हैं, तीसरे में भी 8 एलिमेंट होते हैं, चौथे आवर्त के अंदर 18, पांचवें के अंदर ही बच्चे 18 होते हैं, इसमें आपके होते हैं 32 और इसमें होते हैं 32। अब बस इतना अगर आपको पता है कि भी कौन से आवर्त में कितने एलिमेंट हैं तो आपका काम हो जाएगा बच्चे। कैसे करोगे सॉल्व आप इस बात को, आपको बोला है सेकंड ग्रुप और फोर्थ पीरियड। बच्चे जोन सा भी पीरियड आपको बोला जाए, फोर्थ पीरियड ना, फोर्थ का मतलब है बच्चे पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें एलिमेंट है, इस पीरियड के अंदर आपका एलिमेंट है, इस पीरियड के अंदर बच्चे आपका एलिमेंट है। तो इस पीरियड के अलावा पहले कितने एलिमेंट जा चुके उसको काउंट कर लो भाई। चौथे पीरियड में तो आपका एलिमेंट ही है, चौथे से पहले कितने जा चुके, 8 और 8 16 और 2 18, कितने जा चुके बच्चे, 18 जा चुके। तो मतलब सर 18 तो ठीक है, आप हमेशा जिस भी पीरियड की बात करें उससे पहले कितने पीरियड जा चुके उसके एलिमेंट काउंट करके लिख दो, और उसके अंदर जितना भी ग्रुप बोला है उतना ही जोड़ दो। सेकंड ग्रुप बोला है ना बच्चे, 2 जोड़ दो, यानी कितना आ जाएगा सर आपके पास में एटॉमिक नंबर आ जाएगा उसका 20 आ जाएगा बच्चे। तो सही जवाब आपका क्या होगा, ए वाला हो जाएगा सर, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन था बच्चे, ध्यान रखेंगे इसको आप, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे सर। ओके 11 आपको क्या कह रहा है बच्चे, 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला बच्चे कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है अच्छी प्रकार से तो फिर आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है फिर समस्या का विषय होगा आपको, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा तो भी आपको ऐसा लगेगा सर क्या ही चल रहा है। तो कंसेप्ट एक बार थोड़ा सा क्लियर करके आए। एलिमेंट विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है बच्चे, ये हमारे पास में कोई भी एटम है सर, इस एटम में से ये मान लो सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना है तो इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी बच्चे। इसको बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस एनर्जी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी हीट या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं बच्चे। और सबसे ज्यादा होती है ये किसकी? हीलियम की होती है सर। सबसे ज्यादा बच्चे किसकी होती है? ये सबसे ज्यादा होती है सर हीलियम की। ध्यान रखें आप इस बात को, सबसे ज्यादा बच्चे किसकी होती है? हीलियम की होती है सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन बिकॉज इन नाइट्रोजन देयर इज। बच्चे आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं सर आप सभी के सामने, है ना, आयनन ऊर्जा दीपशिखा करें सर। आयरन 26 अगर 2888 के अकॉर्डिंग तो नोबल गैस जैसा, देखो नोबल गैस नहीं, नोबल गैस तब करता जब 2, 8 और 18 होता, जब आपके पास में ये होता। तीसरी सेल में आते हैं 18, 18 नहीं होना तब हम क्या करते हैं, 18 अगर पूरे नहीं होते दीपशिखा तो हम कोशिश करते हैं पहले 8 ही भर दें। तो हमने इसलिए 8 भरे, फिर देखा 8 और बच गए तो हमने 8 लिख दिए फिर। लेकिन नोबल के लिए तो 18 चाहिए तीसरी सेल में, इसके पास 18 नहीं है, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन होता है कि ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए यह आपका ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्थायी बच्चे नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? आपको बोला कि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है बच्चे, अधिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आपसे ये कहा गया। बताइए उसका कारण क्या है, नाइट्रोजन के अंदर ऐसा क्यों है? देखो भाई, आयनन ऊर्जा अभी अभी मैंने आपको समझाया, अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया कि आयनन ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं बच्चे तो एक इलेक्ट्रॉन को, ये आपके पास में कोई एटम है, कोई परमाणु है, इसकी कक्षा के अंदर बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना है तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो आयनन ऊर्जा होती है। ठीक है सर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। आपसे पूछा नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों? देखो वैसे तो क्या होता है कि आयनन ऊर्जा का जो ट्रेंड है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का है, पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे ना बच्चे तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी सर? बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब नाइट्रोजन आता है पहले, ऑक्सीजन आता है बाद में, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, लेकिन बोला नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? समझिए कारण को। नाइट्रोजन का आप करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आफ बाउ ने जो आपको सिखाया था, एटम वाले चैप्टर में हमने भी किया था। तो बच्चे आफ बाउ प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया था? आफ बाउ प्रिंसिपल ने जो हमें चीज बताई थी, तो वैसे ही करो। नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2, 2s2 और 2p, कितने बच गए? 3। ऑक्सीजन का करो बच्चे, ऑक्सीजन का करो, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p4। देखिए p की कैपेसिटी कितने की होती है? 6 की, यहां कितने? 3, मतलब आधे। याद करो मैंने कहा था या तो कोई भी सेल या सब सेल पूरी भरी हो या आधी भरी हो, तो जब भी वो सेल या सब सेल आधी भरी होगी या पूरी भरी होगी तब सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, सबसे ज्यादा स्थायी होती है। यहां पर देखो आधी से ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जो आधी भरी हुई सब सेल होती है ना बच्चे, बहुत स्टेबल होती है। स्टेबल होगी तो इसको हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। मतलब ये है सर, आधी भरी हुई p ऑर्बिटल इसके अंदर है, तो आंसर देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये रहा, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इन 2p ऑर्बिटल। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही खतरनाक है जो पेपरों के अंदर आता भी है, और आज के बाद आप याद कर लेंगे कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। रीजन क्या है? उसके अंदर लास्ट वाली जो ऑर्बिटल है वो आधी भरी होती है, और आधी भरी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा स्थायी होगा, तो ज्यादा एनर्जी लेगा वो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए। तो ये आपके पास में बच्चे आ जाएगा आंसर इसका। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए सर। 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम? एक मोल कार्बन का बच्चे आपसे क्या पूछा है? वेट पूछा है, या मास बोल दे, मोलर मास पूछा है ना। एक मोल का मतलब एक मोल का मतलब 6.022 इंटू में 10⁻⁻23,
1 मोल मतलब इतने कार्बन के इतने परमाणुओं का वेट बताओ। देखिए बच्चे, सामान्यतः कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है कितना बोलते हो आप? 12 एटॉमिक मास यूनिट, 12 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हो ना। लेकिन जब भी बोल दे 1 मोल, ये मोल शब्द आ जाए तो सीधा सीधा इसके साथ एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे ग्राम लगा देना, बात खत्म बच्चे। बिल्कुल ग्राम लगा देना, जब भी मोल का आ जाए सीधा ग्राम लगा देना, दैट्स इट, इतना ही होता है। तो सही आंसर होगा बच्चे 12 ग्राम। ए आंसर आप सभी के सामने आ जाएगा सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है, 12 आप सभी के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट फॉलो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है बच्चे, इनमें से कौन फॉलो नहीं कर रहा? याद कर लो एक बार। न्यूलैंड ने जो अष्टक सिद्धांत दिया था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये न्यूलैंड ने बच्चे आपकी प्रोडक्ट टेबल बनाई थी और कहा था हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। ये इससे 8वां करोगे तो ये आएगा, इससे 8वां, ये तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। ये इससे 8वां, ये इससे 8वां, ये इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है, मतलब हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। अब देख लो, लिथियम सोडियम ये रहा है सर, सही है। तो बेरिलियम मैग्नीशियम ये रहा सर, ये भी लगता है। और कार्बन सिलिकॉन इस पे भी लगता है, लेकिन ये मैंगनीज मरकरी कहीं नहीं दिख रहा। सही आंसर क्या हो जाएगा सर आपका? यही हो जाएगा। इस पे आपका न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत नहीं लगता है। ठीक है सर। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। आयनिक कंपाउंड के बारे में आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनको बच्चे आपने चूज करना है, सही आंसर कौन सा होगा। आपको बोला आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है बच्चे, जैसे NaCl आपने देखा है ना, NaCl पानी में डालते ही साथ Na पॉजिटिव Cl निगेटिव ऐसे चार्ज पार्टिकल यानी आयंस में बट जाए, उसको आयनिक बोलते हैं। यानी कि 3 प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है बच्चे। तो आयनिक बॉन्ड जिस भी केमिकल के अंदर बना होता है उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसके बारे में बात बताइए। इसका बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट ये भी हाई होता है, यानी ऊंचे तापमान पे पिघलता है, ऊंचे तापमान पे वाष्प बनता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको भी अच्छे से कंडक्ट करता है अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर मिला दिया जाए। तीनों ही बातें सही लग रही हैं बच्चे, तो डी आपका आंसर आ जाएगा सर, है ना। तीनों ही बातें सही हैं बच्चे। ऊंचे तापमान, जिस भी जहां पर भी केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड होगा ना बच्चे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, और अगर उसको आप पानी वगैरह में डाल दोगे किसी सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर लेगा, जिसके बीच में भी आयनिक बॉन्ड होगा। तीनों ही बातें आपकी बिल्कुल सही हैं सर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए बच्चे। 15 नंबर क्वेश्चन, जनरली कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब बोला कि भाई ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा अणु जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, सह संयोजक बंध है, जो शेयरिंग से बनता है, जो साझा करने से बनता है, तो उनके बारे में प्रॉपर्टी है। इनका ऊंचा क्वथनांक और गलनांक होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते नहीं बच्चे। कोवलेंट बॉन्ड जहां भी होगा वो कमजोर होते हैं, तो हाई नहीं होते, लो होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात बिल्कुल सही है। और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिन मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है उनके बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है। दोनों ही बातें सही हैं, तो ये आपके पास में सी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। सही आंसर बच्चे आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा सर। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने करी थी? बिना समय व्यर्थ के सीधा सीधा मारो रट्टा, कैवेंडिश। कैवेंडिश ने बच्चे इसकी खोज की थी, कैवेंडिश ने इसकी डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास, चारकोल इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। चारकोल को हम बच्चे पानी को शुद्ध करने में उपयोग करते हैं, तो पानी के शुद्धिकरण में उपयोग करते हैं। क्यों क्यों करते हैं बच्चे? क्योंकि एब्जॉर्बेंट होता है। ये क्या करता है? पानी के अंदर से अशुद्धियों को अवशोषित कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी चारकोल के अंदर, इसलिए चारकोल से पानी के शुद्धिकरण किया जा सकता है किसी न किसी स्टेज पर। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। 18 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? द गैस डिजोल्व इन वाटर दैट मेक्स इट बेसिक। ऐसी कौन सी गैस है, ऐसी कौन सी गैस है बच्चे जिसको अगर हम जल के अंदर घोल दें, जल के अंदर अगर घोल दें तो उसका नेचर बेसिक हो जाएगा बच्चे, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ये आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, अमोनिया, ध्यान दीजिए, अमोनिया याद करो। अमोनिया गैस का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, तो अमोनिया गैस सही आंसर होगा, डी आ जाएगा सर। 19 नंबर क्वेश्चन है, इस पे आ जाइए।
हीलियम गैस इज फिल्ड इन द बैलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। देखो बैलून के अंदर हमें सबसे हल्की गैस भरनी होती है, अब सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन होती, लेकिन सर फिर भी हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन से थोड़ी सी भारी गैस होती है हीलियम, उसको भरते हैं। उसके पीछे कारण क्या बच्चे? उसके पीछे कारण ये होता है कि सर जो आपका हीलियम है वो नॉन कंबस्टिबल गैस है, वो दहन नहीं करती है, जलने में सहायक नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है ना बच्चे, हल्की तो है लेकिन सर वो दहन कर सकती है, जलने में सहायक है, इसलिए हमारे द्वारा भरा जाता है हीलियम को। हीलियम जलने में सहायता नहीं करती है सर, हाइड्रोजन करती है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि जो पुरानी ऑयल पेंटिंग होती है वो किसके कारण काली पड़ जाती है समय के साथ? तो बच्चे उनके अंदर होता है लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड होता है। लेड सल्फाइड के कारण समय के साथ जो ऑयल पेंटिंग्स है बच्चे, उनका कलर, उनका रंग काला पड़ जाता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सर 21, 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। व्हाट इज एस्बेस्टस? एस्बेस्टस क्या होता है? देखो बच्चे एस्बेस्टस जिसका फॉर्मूला CaSiO2 ये फॉर्मूला होता है, इसको हमारे द्वारा एस्बेस्टस कहा जाता है। और एस्बेस्टस का मतलब होता है बच्चे, हमें प्रकृति के अंदर बच्चे आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम कैसे मिलता है? आपको इसी मिक्सचर के रूप में मिलता है, इस मिश्रण के रूप में मिलता है। यानी नेचर के अंदर, प्रकृति में आपको कैल्शियम मिले या मैग्नीशियम मिले, और भी कई प्रकार से मिलता है, लेकिन इस रूप में भी मिलता है आपको। नेचर के अंदर पहाड़ों में, चट्टानों में, गहरे कुओं में एस्बेस्टस मिलेगा, मतलब ये चीज मिलेगी। और फिर आपको इसमें से कैल्शियम को अलग करके उपयोग कर लोगे, मैग्नीशियम को अलग करके उपयोग कर लिया जाता है। तो बच्चे इनको अयस्क बोलते हैं। कोई भी मेटल आपको जिस रूप में मिलता है प्रकृति के अंदर, उसको उसका अयस्क बोलते हैं। मतलब एस्बेस्टस जो है वो कैल्शियम का और होता है, कैल्शियम का अयस्क है, और मैग्नीशियम का भी बच्चे अयस्क होता है। तो ये एस्बेस्टस आपसे यही पूछा क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। SiO2 का मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है सिलिकेट। ठीक है सर, आज एक क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, इल्यूमिनेशन ऑफ मेटल इज कॉज्ड बाय। धातु की रोशनी किसके कारण होती है? भाई मेटल का सरफेस आप सभी ने सुना है, मेटल्स का सरफेस जो होता है सर वो चमकदार होता है। धातुओं का जो सरफेस है, जो सतह है सर, चमकदार होती। क्यों होती चमकदार? क्योंकि बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी मेटल होगा, उस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके ऊपर जो लाइट पड़ती है ना, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी तरफ उसको वापस भेजते हैं, जिससे हमें धातुओं की परत जो है वो चमकदार दिखाई देती है। तो आंसर हो जाएगा बच्चे आपका सी वाला। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू। डायमंड जो होता है ना बच्चे, बहुत प्रीसियस है, बहुत ज्यादा महंगा होता है, एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत ज्यादा महंगा है, और इवनली हमारे अर्थ पे नेचुरली जितनी चीजें पाई जाती है ना, सबसे कठोर होता है। इसकी कठोरता अगर कभी आपसे पूछ ली जाए, अगर आपसे कभी डायमंड की हार्डनेस के बारे में पूछ लिया जाए कि भाई कितना कठोर होता है बताओ, और उसकी यूनिट क्या है इसकी कठोरता को मापने की, तो बच्चे डायमंड की हार्डनेस होती है 70 से 150, और इसकी यूनिट होती है गीगा पास्कल। गीगा पास्कल इसकी यूनिट होती है, जिस इकाई में इसको हमारे द्वारा मेजरमेंट किया जाता है बच्चे। तो गीगा पास्कल आप ध्यान रखेंगे इसको। तो होता कितना है एक कैरेट में? एक कैरेट में होता है बच्चे 200 मिलीग्राम। इसको मापने के लिए हम जो वजन किलोग्राम में थोड़ी मापेंगे सर, बहुत महंगी चीज है, छोटे छोटे यूनिट में मापते हैं। तो 200 मिलीग्राम एक कैरेट, मतलब आप जाकर के किसी ज्वेलरी शॉप पे जाओगे, उसको बोलोगे भाई आप डायमंड दे दो, बोलेगा कितना, तो फिर आपको कैरेट में बताना होता है, कैरेट में मिलता है। एक कैरेट बोलोगे तो आपको 200 मिल। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए बच्चे जरा। 25 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज व्हाइट फास्फोरस। फास्फोरस के अलग अलग बच्चे फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो इन चार में से बच्चे कौन सा फॉर्मूला आपका फास्फोरस का व्हाइट वाले का होता है? P4। 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। 26 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कम तापमान पे गलने वाला, सबसे कम तापमान पे बच्चे गलने वाला कौन सा तत्व है? तो देख लीजिए, चार ऑप्शन में से आपको कोई लिक्विड पहले ही मिल जाए या कोई गैस मिल जाए, तो सबसे कम तापमान पे तो वही गलेगा बच्चे आपका। देख लेते हैं सर, यहां देखिए, ये रही गैस आपके सामने है, और गैस का ही तो सबसे कम तापमान पे आपकी गलती है। तो गैस देख लिया करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे कम गलनांक किसका है। जो पहले ही गैस है वो तो पहले ही गली पड़ी है बच्चे,
तो सी आंसर आ जाएगा, गैस एक ही है, बाकी सारे के सारे सॉलिड इसके अंदर है। 27 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा बच्चे, द कॉमन नेम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। देखो बच्चे, हमारी प्रकृति के अंदर, हमारे नेचर के अंदर हमें जो मैग्नीशियम मिलता है, हमें जो मैग्नीशियम मिलता है सर, वो मैग्नीशियम हमें किस फॉर्म में मिलता है, MgSO4 7H2O, जिसको आप बोलते हो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बच्चे, जिसको आपके द्वारा कहा जाता है। ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है और इसी का कॉमन नेम क्या होता है बच्चे, कॉमन नेम इसका होता है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट इसका कॉमन नेम होता है बच्चे, और इसी को आपके द्वारा, इसी को बच्चे आपके द्वारा सेंधा नमक भी कहा जाता है सर, इसी को हम सेंधा नमक भी बोलते हैं बच्चे। तो ए आंसर आपका आ जाएगा बिल्कुल सचिन, ठीक है। बोरेक्स जो होता है वो सोडियम का होता है दीपशिखा, Na2B4O7 10H2O, ये बोरेक्स होता है, ये सोडियम का होता है दीपशिखा। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो है ये एप्सम साल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। आपसे पूछा प्लांट के अंदर सनलाइट को कैप्चर करने के लिए जो क्लोरोफिल पाया जाता है, उस क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल आपको मिलेगा, तो उसके अंदर होता है सर मैग्नीज, मैग्नीज नहीं मैग्नीशियम सॉरी, उसके अंदर कौन सा होता है बच्चे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एलिमेंट बच्चे क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, याद रखें आप। और क्वेश्चन नंबर 30 है सर, सिलिका जेल। सिलिका जेल, आप अगर कोई नई चीज लेके आते हो, नई कोई वॉशिंग मशीन लेके आते हो, नई केटल लेके आते हो, नई कोई भी चीज बच्चे आप लेकर के आते हो, या फिर डिजिटली कोई एलईडी स्क्रीन लेके आते हो, तो वहां पर आपको उसके साथ में, उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ में बच्चे एक पुड़िया मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्यों डाली जाती है बच्चे उसके अंदर, ये पुड़िया सिलिका जेल की क्यों होती है, क्योंकि इसका काम होता है सर ड्राइंग एजेंट, मतलब उस जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या जो भी चीज आप खरीद के लाए हो, वहां पर नमी, जो एयर के अंदर नमी होती है ना बच्चे, उस नमी के कारण वो चीज खराब ना हो, इसलिए सिलिका जेल का छोटा सा पैकेट होता है जो नमी को अवशोषित करता रहता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है, और आपका जो इक्विपमेंट है सर उसको खराब होने से बचाता है बच्चे, आपका जो इक्विपमेंट है उसको खराब होने से बचाएगा। तो बच्चे ये आज के क्वेश्चंस हमारे थे, आज का हमारा टारगेट जो 30 क्वेश्चंस का था वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब इसके बाद में पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही एक और क्लास होगी, कुछ क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन अगले सेशन के अंदर, अगली क्लास के अंदर बच्चे और होंगे, तो अगली क्लास का इंतजार करें आप उसके लिए, है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, आज के टारगेटेड क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, तो मिलते हैं बच्चे कल वाली क्लास में इसी समय पे। जय हिंद।